हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश जी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर का फोर्थ सेमेस्टर का प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर जो कि 2024 में कंडक्ट किया गया था। टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, सेकंड रवि क्रॉप्स। जो सेमेस्टर टू सेमेस्टर आपका जो टॉपिक से डिफर कर सकता है, कहीं पर फिफ्थ में है, कहीं पर फोर्थ में, कहीं पर सिक्स पे है। सो टॉपिक देखकर आप लोग स्टडी कीजिएगा और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस और भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। जो प्लेलिस्ट होगी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा लिंक, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर वन, डीबीडब्ल्यू 187 इज अ पॉपुलर वेराइटी ऑफ डीबीडब्ल्यू 187 किस चीज़ की पॉपुलर वेराइटी है? वीट की है, बार्ले की है, चिकपी की है या पी की है? ठीक है। सो डीबीडब्ल्यू 187 बहुत फेमस वेराइटी है जो कि किसकी है? वेट की। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। ठीक है, डीबीडब्ल्यू 187। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फॉर टाइमली शोइंग ऑफ वीट द रिकमेंडेड स्पेसिंग इज। अगर आप टाइमली शोइंग करते हैं वीट की, जो रिकमेंडेड स्पेसिंग होती है वो कितनी होनी चाहिए? 14 टू 15 इंटू 4 टू 5 सेंटीमीटर। 14 टू 15 ये आपका जो दिया हुआ है, आगे जो दिया है वो रो टू रो डिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या है? रो टू रो डिस्टेंस है। और जो आपका ये लास्ट में दिया हुआ है इंटू के बाद, ये क्या है? प्लांट टू प्लांट, प्लांट टू प्लांट। ठीक है, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। सो अगर टाइमली शोइंग कर रहे हैं वीट की, तो स्पेसिंग कितना होता है? रो टू रो आपका 20 टू 22.5 के बीच का होता है, और प्लांट टू प्लांट 4 से 5। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। Then question number three. In wheat crop, the Phalaris minor and wild oat weeds are controlled by the application of which herbicide? Wheat में Phalaris minor बहुत important weed है, and wild oat जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए किस चीज़ का एप्लीकेशन करते हैं? एट्राजिन का, पेंडिमेथिलिन का, 2,4-D का, आइसोप्रोटेरॉन या सल्फोसल्फिडोल। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। आइसोप्रोटेरॉन के मतलब जो फेलिस माइनर है आजकल रेसिस्टेंट शो करती है आइसोप्रोटेरॉन, बट ये रिकमेंडेड हमारा क्या है? सल्फोसल्फिडोन एंड आइसोप्रोटेरॉन। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। Then question number four, if two irrigations are possible, then wheat crop is irrigated at। अगर हमारे पास सिर्फ दो इरिगेशन के लिए पानी अवेलेबल है, then at what stage we should irrigate? ठीक है, किस स्टेज में करना चाहिए? CRI एंड टेलरिंग स्टेज, CRI एंड फ्लावरिंग, टेलरिंग ज्वाइंटिंग, टेलरिंग एंड मिल्किंग। सो लगभग लगभग बच्चों को ये पता है कि CRI मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होता है इरिगेशन का। ठीक है, क्राउन रूट इनिशिएशन। तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से एक कोई ऑप्शन होगा जो कि करेक्ट होगा। ठीक है। सो CRI एंड फ्लावरिंग आर द टू इंपॉर्टेंट स्टेज एट विच वो इरिगेशन शुड बी गिवन। अगर हमारे पास दो इरिगेशन का, ये क्वेश्चन मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा तो ध्यान से सुनिएगा जो भी क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास दो इरिगेशन के लिए पानी है तो हम CRI और फ्लावरिंग स्टेज पर देंगे। CRI स्टेज क्या होता है? क्राउन रूट इनिशिएशन, जो कि ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन रूट एंड शूट। ठीक है, क्या होता है? ट्रांजिशन, ट्रांजिशन जोन बिटवीन रूट एंड शूट। ये जो क्वेश्चन है CRI का, आपसे कोई डिफिनेशन नहीं पूछेगा, बट आप प्रैक्टिकल देंगे जब का एग्जामिनर पूछता है तो पूछेगा CRI स्टेज क्या है। ठीक है। सो ट्रांजिशन जोन बिटवीन रूट एंड शूट, उसे क्या बोलते हैं? CRI। CRI जिसे हम क्राउन क्राउन रूट इनिशिएशन बोलते हैं। सो अगर हमारे पास एक इरिगेशन सिर्फ अवेलेबल है, अगर हमारे पास टू इरिगेशन है तो हम CRI और फ्लावरिंग स्टेज पर देंगे। अगर हमारे पास सिर्फ एक इरिगेशन अवेलेबल है, देन वी शुड गिव एट CRI स्टेज। ठीक है, तब उससे हम किस समय देंगे? उसको CRI स्टेज पर देंगे। अब क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि CRI जो स्टेज होती है वो कितने दिन बाद आती है? आफ्टर शोइंग। सो 21 डेज आफ्टर शोइंग। ठीक है, जो कि 21st डे होता है शोइंग के बाद। वो कौन सा डे होता, स्टेज होती है? CRI स्टेज। उस समय पानी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होती है इरिगेशन की। अगर उसमें आपने पानी नहीं दिया तो आपका जो भी क्रॉप है वो खराब हो जाएगी। ठीक है। अब डिफरेंट स्टेजेस होती है जहाँ पर हमें पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, और कौन कौन सी स्टेजेस होती है, कितने दिन बाद वो स्टेज आती है, वो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो CRI हमने बात कर लिया, सभी स्टेज के बारे में एक बार बात करते। CRI हमारे कितने दिन बाद आती है? 21 डेज आफ्टर शोइंग। उसके बाद एक होती है टिलरिंग स्टेज। ठीक है, टिलरिंग, टिलरिंग स्टेज जो होती है, जो कि आती है 40 टू 45 डेज। ठीक है,
टिलरिंग कब होती है? 40 to 45 डेज। इसके बाद आपका एक ज्वाइंटिंग स्टेज होता है, ठीक है। ज्वाइंटिंग स्टेज जो होता है वो आपका आता है 60 से 65 डेज आफ्टर शोइंग, ठीक है। 60 से 65 डेज आफ्टर शोइंग। इंपॉर्टेंट स्टेजेस है, याद रखना। फ्लावरिंग को हम बूटिंग स्टेज के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपका ये यहाँ पे लिखा है फ्लावरिंग ना, तो फ्लावरिंग को हम बूटिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अभी आपका कभी कह देगा सीयरिंग है, सीआरआई एंड बूटिंग स्टेज, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो कि आपका अप्रोक्स वही 80 से 85 दिन के अंदर आता है आफ्टर शोइंग, ठीक है। फ्लावरिंग या बूटिंग के बाद आपका आ जाता है इसके बाद मिल्किंग स्टेज, जहाँ पर आपके जो मिल्की फ्लूइड आपका जो भी दाना बनता है वो आप उसको दबा के देखेंगे तो मिल्की फ्लूइड उसमें से निकलेगा, जो कि आपका कब आता है? मिल्किंग 100 से 105 डेज, ठीक है, आफ्टर शोइंग, ठीक है। मिल्किंग के बाद डफ स्टेज। डफ स्टेज क्या होती है? जब आपका ऐसा स्टेज कि जब फ्लूइड जो होता है उसमें से वो थोड़ा सा हार्ड बनता है, ठीक है, इससे मिल्किंग स्टेज आ गया। तो मिल्किंग स्टेज के बाद आपका डफ स्टेज आएगा, जहां पर जो मिल्की फ्लूइड होगा वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? डफ स्टेज, ठीक है। ये आपका मिल्किंग के बाद आएगा, जो कि 115 से 120 डेज आफ्टर शोइंग होता है। तो ये इतनी स्टेजेस थी, इंपॉर्टेंट स्टेजेस थी, जो कि आपको याद रखना है वीट के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 5, द रिकमेंडेड सीड रेट फॉर वीट टाइमली शोइंग इन केजी पर हेक्टेयर इज। अगर आप नॉर्मली टाइमली शोइंग कर रहे हैं तो वीट का जो सीड रेट होता है वो कितना होता है? 100 से 105 केजी पर हेक्टेयर। नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं? 100 से 120 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। तो नियरेस्ट आपका वही है, सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, राज 3077 इज अ पॉपुलर वेराइटी ऑफ व्हीट और मस्टर्ड या बार्ले, ठीक है। राज जो है वो आपकी है किसकी? व्हीट की। राज 3077 व्हीट की है। एक होती है राज किरण। राज किरण किसकी है? बार्ले की। याद रखना इंपॉर्टेंट, जो कि आरडी सीरीज से शुरू होती है, ठीक है, वो भी आप किसकी हैं? बार्ले की है, ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑप्टिमम सोइंग टाइम फॉर ऑफ बार्ले क्रॉप इज। जो नॉर्मल सोइंग टाइम होता है बार्ले क्रॉप का वो कितना होता है? अक्टूबर से नवंबर, मीन्स 15 अक्टूबर टू नवंबर। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? फ्रॉम 15 अक्टूबर टू 15 नवंबर इज अ नॉर्मल टाइम फॉर ऑप्टिमम टाइम फॉर शोइंग ऑफ बार्ले क्रॉप। वीट के लिए भी हमारा यही होता है, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर, ठीक है, उस समय हमें शोइंग कर देनी चाहिए। कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली, पक्सिनिया ग्लूमरुम या स्लैगो हॉर्डी या एस्फिग्रामिनिस हेट्रोडेरा एवेन्यू, ठीक है। सो कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली, ठीक है, क्या है? स्टिलैगो हॉर्डी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। हेट्रोडेरा एवेन्यू ये आपका क्या है? नेमाटोड है, ठीक है। हेट्रोडेरा एवेन्यू क्या है आपका? नेमाटोड है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, द बार्ले वेराइटी सुटेबल फॉर माल्ट पर्पस कौन सा है जो कि माल्ट पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा मतलब जाना पहचाना है? माल्ट पर्पस के लिए मोस्टली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। रितंबरा, अल्फा 93, प्रगति या ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो याद रखना रितंबरा को हम लोग K551 के नाम से जानते हैं, प्रगति को K508। सो ऑल आर द इंपॉर्टेंट वेराइटीज। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 10, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ओट ग्रोथ। ओट ग्रोथ के लिए जो नॉर्मल या ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 15 to 25, 12 to 15, 26 to 32, 35 to 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम जर्मिनेशन से मेच्योरिटी तक की बात कर लेते हैं कि नॉर्मल ग्रोथ के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, जर्मिनेशन से मेच्योरिटी के बीच में आपको कितना टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। सो बात करते हैं जर्मिनेशन की। जर्मिनेशन की बात करते हैं, सो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच आपका टेम्परेचर क्या होता है? जर्मिनेशन के लिए चाहिए, बेनिफिटेड है।
ठीक है। देन वेजिटेटिव, वेजिटेटिव की बात करें तो वेजिटेटिव आपका 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो कि ऑप्टिमम ग्रोथ, जो हम ग्रोथ बोलते हैं वही हो गया आपका वेजिटेटिव स्टेज। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। और मेच्योरिटी की बात करें, अगर मेच्योरिटी में टेम्परेचर हमारा ग्रेटर देन 25 जाता है मेच्योरिटी के समय, तो आपका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है आपका ग्रीन यील्ड पर, ठीक है। सो इतनी चीज़ याद रखें, जर्मिनेशन के लिए 10 to 20, 15 to 20 भी दे सकता है, ठीक है, तो 10 to 15 भी दे सकता है, तो रेंज एक होती है, उसी रेंज के बीच में लाई करता है। देन क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इज लोकेटेड एट लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद या जबलपुर। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईपीआर के नाम से जानते हैं, आईआईपीआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, कहाँ पर लोकेटेड है, ये बता देता हूँ कहाँ पर, कल्याणपुर में लोकेटेड है। कहाँ पर है आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कैंट, अल्जीरियन एंड HFO 114 आर दी वेराइटीज ऑफ लूसर्न, बरसीम, ओट या बार्ली, ठीक है। कैंट, अल्जीरियन एंड HFO किसकी वैरायटी है, ये आपकी जो इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं वो एविना सटाइवा, मिस ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ओट, ठीक है, जई की इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एविना सटाइवा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकमेंडेड सीड रेट ऑफ फील्ड पी इन केजी पर हेक्टेयर। जो रिकमेंडेड सीड होता है फील्ड पी के, वो कितना होता है, 20-30 केजी, 60 to 80, 35 to 40 या 50 to 55 केजी पर हेक्टेयर। अगर हम बात करते हैं टॉल वेराइटीज की, क्योंकि सभी के लिए क्या होता है, सीड रेट डिफरेंट होता है। अगर आपका डॉफ वेराइटी उसके अलग अलग सीड रेट होगा, अगर आपका टॉल वेराइटीज है तो उसके लिए अलग सीड रेट होगा, ठीक है। सो टॉल वेराइटीज की बात करें तो आपका अप्रॉक्स 60 to 80 केजी पर हेक्टेयर आपका सीड रेट लगता है। और स्पेसिंग की बात करें तो आपका 30 से 45 सेंटीमीटर के बीच की स्पेसिंग होती है, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये टॉल वेराइटीज के लिए हो गया। अब इसके बाद हम डॉफ वेराइटीज की बात करते हैं। सो डॉफ वेराइटीज की बात करें तो आपका जो सीड रेट लगेगा वो अप्रॉक्स 100 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। और स्पेसिंग की बात करें 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर, ये आपकी डॉफ जो वेराइटीज है उनके लिए है, ठीक है। तो जनरली हमसे यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, नियरेस्ट ऑप्शन 12 वेराइटीज के लिए 60 to 80, सो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब आपको देखना है कि ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है। डॉफ वेराइटीज के लिए होगा तो आपका 100 केजी के आसपास देगा, टॉल वेराइटीज के लिए होगा तो 60 to 80, कोई एक दिया रहेगा, दोनों नहीं दिया रहेगा, या आपको सिंपली टॉल वेराइटीज या शॉर्ट डॉफ वेराइटीज करके क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 14, द रफ सीड बेड इज नीडेड फॉर चिकपी, पिजन पी, लेंटिल, पी या लेंटिल, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं रफ सीड की, रफ सीड बेड, तो रफ सीड बेड जो हमारा चिकपी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वीट के लिए भी होता है, स्पेशली फॉर द विंटर वीट, ठीक है, कौन सा, विंटर वीट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 15, द चिकपी शुड नॉट बी irrigated at ग्रोथ स्टेज, ब्रांचिंग, पॉट फिलिंग या फ्लावरिंग स्टेज, ठीक है। कौन सी स्टेज में चिक पी को इरिगेट नहीं करना चाहिए, सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, फ्लावरिंग, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, अगर आप इरिगेट कर देते तो फ्लावर ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है, उस स्टेज में हमें चिक पी को, या बहुत सारे क्रॉप्स और भी हैं जिनको उस स्टेज में इरिगेशन नहीं देना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। सो एट फ्लावरिंग स्टेज वी शुड नॉट गिव एनी इरिगेशन टू chickpea. Then question number 16, the chickpea cutworm damage at which stages of crop। जो chickpea cutworm है वो किस स्टेजेस पर डैमेज करता है, फ्लावरिंग स्टेज, पॉट फिलिंग स्टेज, 20-25 डेज आफ्टर जर्मिनेशन या मेच्योरिटी स्टेज।
तो अगर हम बात करें डैमेज की, तो मोस्टली वो जो डैमेज करता है वो आपका सीडलिंग एंड वेजिटेटिव स्टेज, ठीक है, वेजिटेटिव स्टेज पर करता है। सो सीडलिंग हो गया 25 आफ्टर जर्मिनेशन, वेजिटेटिव। सो ऑप्शन नंबर नियरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। ओके, so question number 17, trichoderma viridi can be used in seed, soil, both A and B, या none of the above. So trichoderma viridi can be used in soil as well as seed. So option C क्या होगा यहाँ पर correct. Then question number 18, Radhe, Avrodhi and Udaya are the varieties of chickpea, pea, pigeon pea या linseed. So, अवरोधी, तो लगभग लगभग लोगों को पता है कि अवरोधी किसकी वैरायटी है, जो कि क्या है, विल्ट रेसिस्टेंट है, विल्ट रेसिस्टेंट। ओके, सो अवरोधी इज अ विल्ट रेसिस्टेंट ऑफ चिकपी, किसकी है, चिकपी। सो राधे, अवरोधी एंड उदया आर दी वेराइटीज ऑफ चिकपी। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। Then question number 19, which crop is called queen of pulses crop? Queen of pulses मतलब जो दलहन फसलों होती हैं उनकी जो रानी होती है वो किस फसल को कहा जाता है। सो पी, पिजन पी, लेंटिल या चिकपी, क्या हो जाएगा पी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट, पी इज कॉल्ड क्वीन ऑफ पल्सेस। Then question number 20, NPK recommendation for lentil crop is, what is the recommendation of NPK, nitrogen, potash and phosphorus, sorry P phosphorus and K potash, ठीक है। तो हमें पता है कि जो भी पल्सेस क्रॉप्स होती है उनको नाइट्रोजन बहुत कम की जरूरत पड़ती है क्योंकि दे ऑलरेडी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 20 से 25 केजी एनपीके, ठीक है, नाइट्रोजन, और 60 केजी पी एंड 40 केजी फॉस्फोरस। सो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 21, ऑरिजिन प्लेस ऑफ लेंटिल, लेंटिल का जो ऑरिजिन प्लेस है वो क्या है, मैक्सिको, एशिया माइनर, साउथ अफ्रीका या यूरोप। सो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ऑरिजिन प्लेस ऑफ लेंटिल इज एशिया माइनर। Then question number 22, the sowing depth of lentil is 3 to 4 centimeter, 1 से 2 centimeter, 5 to 6 centimeter या 7 to 8 centimeter, ठीक है। So correct option क्या हो जाएगा, 3 to 4 centimeter is most suitable. Option number A will be correct. Then question number 23, which state is the largest producer of mustard in 2023? In 2023 कौन सा स्टेट था जिसका जो मस्टर्ड का प्रोडक्शन था बहुत ज़्यादा था, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश लगा के मत आइएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट। राजस्थान में वैसे भी मस्टर्ड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और हमेशा वो टॉप पर ही रहता है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 24, द सुटेबल सोइंग टाइम ऑफ तोरिया इज, तोरिया का जो सुटेबल सोइंग टाइम है वो कितना होता है, मिड अक्टूबर टू लास्ट अक्टूबर, नवंबर फर्स्ट वीक टू मिड नवंबर, मिड सितंबर टू लास्ट सितंबर या दिसंबर फर्स्ट वीक टू मिड, ठीक है। सो मिड सितंबर से लास्ट सितंबर के बीच अगर हमें सोइंग करनी है, ऑप्टिमम टाइम होता है जब हमें तोरिया की सोइंग कर देनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, वरना जो कि T59 इज अ पॉपुलर वेराइटी ऑफ मस्टर्ड, सनफ्लावर, लिनसीड या तोरिया, ठीक है। ये किस चीज की पॉपुलर वेराइटी है, सो इट इज अ पॉपुलर वेराइटी ऑफ मस्टर्ड। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, ऑयल परसेंट कंटेन्ड बाय द मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड में जो ऑयल का परसेंटेज होता है वो कितना होता है। सो इट रेंजेस बिटवीन 37 टू 49। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, औरबंकी वीट
इन मस्टर्ड इज अ कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, सेमी रूट पैरासाइट, कंप्लीट रूट पैरासाइट या सेमी स्टेम पैरासाइट। सो ऑप्शन नंबर देखिए, इसमें क्या है कि आपको ये चार जो होते हैं, कैस्कुटा, लोरेंथस, ओरोवेंकी और स्ट्रेका क्लोज, ये चारों आपको याद रखने हैं। शुरुआत कैसे करना है? सेमी, पहले तो टोटल स्टेम, ठीक है, देन उसके बाद सेमी स्टेम, देन टोटल रूट, फिर सेमी रूट। इस तरीके से याद रखना ये है, ठीक है। सो ऑर्बेंकी वीड इन मस्टर्ड आपको क्लोज बता दिया हूं। अब बताइएगा ऑर्बेंकी क्या होगा? कंप्लीट स्टेम, सेमी रूट पैरासाइट, कंप्लीट रूट पैरासाइट या सेमी रूट पैरासाइट, ऊपर लिखा हुआ। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सही ऑप्शन इसमें से क्या होने वाला है, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। इसी में से आपका एक आंसर होगा कि कौन सा है, ठीक है, जो ऊपर क्लोज लिखा हुआ है इसी में से टोटल स्टेम सेमी या टोटल रूट सेमी रूट। Question number 28. Sulfur application becomes more beneficial in cereal crop, fiber, fodder या oil seed crop. ठीक है, ऑयल सीड क्रॉप में सल्फर का एप्लीकेशन बहुत बेनिफिशियल होता है। रीज़न उसका क्या है कि जो सल्फर होता है वो ऑयल के कंटेंट को या ऑयल परसेंटेज को क्या करता है? इंक्रीज करता है, ठीक है। तो सल्फर दिया जाता है ऑयल सीड में। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट। Then question number 29. White blisters of mustard is a disease caused due to. White blistered या आपका white rust के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मस्टर्ड में एक डिसीज है। किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से होती है, वायरस की वजह से, फंगस या नेमाटोड। सो white blister is caused due to fungus and fungus name is Albugo candida, ठीक है, एल्बिगो कैंडिडा। क्वेश्चन नंबर 30. द रिकमेंडेड स्पेसिंग फॉर मस्टर्ड शोइंग इज 30 to 40 into 10 to 15 सेंटीमीटर, ठीक है। जो नॉर्मल स्पेसिंग दी हुई है, कितनी स्पेसिंग होती है? सो 40 to 45 सेंटीमीटर के बीच की आपकी रो की स्पेसिंग होनी चाहिए। 10 to 15 सेंटीमीटर आपकी जो प्लांट टू प्लांट है उसके बीच की नॉर्मल स्पेसिंग होनी चाहिए, रिकमेंडेड स्पेसिंग होती है मस्टर्ड के शोइंग के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट, ठीक है। रोड देखिए, याद रखना है, रोड जो आगे लिखा रहता है ये वैल्यू, ये रो टू रो डिस्टेंस है, बाद में लिखा है ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, ठीक है। रो टू रो डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगी, प्लांट टू प्लांट कम होगी। ये मत सोच लीजिएगा कि प्लांट टू प्लांट 40 to 45 है, रो टू 10 to 15 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट। फ्रेंड्स, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 30 to 60 उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग वीडियोज़ जो प्रीवियस ईयर वीडियोज़ उनको ज़रूर देख लीजिएगा।